चलिए सभी उपस्थित हो जाएं। स्टार्टिंग के एक बार ये वीडियो आपकी बन चुकी है अभी अभी, लेकिन स्टार्टिंग के 4 से 5 प्रश्न थे जो स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, इसलिए फिर से बढ़ रहा है आप सबके लिए। कोई बात नहीं, चलिए सभी उपस्थित हो जाएं जिससे चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। चले धीरे धीरे सभी उपस्थित हो रहे हैं, उपस्थित हो जाएं, क्योंकि एक बार मैं वीडियो बना चुका हूं, दोबारा आप सबके लिए बनाने जा रहा हूं क्योंकि कुछ प्रश्न उसमें थे जो स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। तो सभी उपस्थित हो जाएं जिसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए अब एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, क्रॉ नहर परियोजना का संबंध किस महासागर से है? क्रॉ नहर परियोजना का संबंध किस महासागर से है, यह आपसे बोला जा रहा है। तो आइए बताएं, क्रॉ नहर परियोजना का संबंध किस महासागर से है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, अदन की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? बताएं क्रॉ नहर परियोजना। और आज जितनी चीज़ें हैं रट जानी चाहिए, इसी क्लास से ही सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। ठीक है, चलें बताएं क्रॉ नहर परियोजना का संबंध किस महासागर से है? देखो, क्रॉ नहर परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो इसका संबंध है हिंद महासागर से। ठीक है, हिंद महासागर से संबंध है, लेकिन आपको बता दें ये परियोजना है थाईलैंड की। और इसमें क्या चीज़ें कनेक्ट होंगी? इसमें कनेक्टिविटी दी जा रही है थाईलैंड को अंडमान सागर से। ठीक है, तो थाईलैंड इसमें अंडमान सागर से कनेक्ट हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अंडमान सागर से जब थाईलैंड कनेक्ट हो जाएगा तो इससे भारत के हिंद महासागर क्षेत्र से यदि हम बात करें तो दक्षिण चीन सागर की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। चर्चा में ये क्यों था? चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में थाईलैंड ने इस प्रोजेक्ट से चीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इसलिए ये परियोजना चर्चा में है। और आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है थाईलैंड की, तो थाईलैंड से सीमा लगती है म्यांमार की। ठीक है, और म्यांमार से थाईलैंड की जो सीमा लगती है वहाँ पर एक सैन्य चौकी थी जिसको करेन विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। और करेन विद्रोही संगठन जो हैं ये म्यांमार में सक्रिय हैं, म्यांमार में सक्रिय रहते हैं, लेकिन क्योंकि बॉर्डर के इलाके में सक्रिय हैं, कोई कार्रवाई होती है ये थाईलैंड भाग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो करेन विद्रोही संगठन है म्यांमार का, इसके द्वारा, इस संगठन के द्वारा हाल ही में अभी करेन विद्रोहियों के संगठन द्वारा म्यांमार की एक सैन्य चौकी पर कब्जा किया है। तो करेन विद्रोही संगठन पूछा जाए किस देश से संबंधित है? म्यांमार आपको बताना है। म्यांमार की जब आप बात करते हो, मैंने कई बार बताया है आपको रखाइन प्रांत, याद होगा सबको। कई बार मैंने आपको बताया है रोहिंग्या विवाद, कई बार मैंने आपको बताया है और रोहिंग्या विवाद आपने देखा होगा। और जब बात करते हो रखाइन प्रांत की, रोहिंग्या विवाद की, तो आपको याद आना चाहिए भाषण 4 द्वीप। भाषण 4 द्वीप क्यों याद आना चाहिए? भाषण 4 द्वीप क्योंकि यहाँ पर अब रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। बांग्लादेश अब अपने देश से निकालकर रोहिंग्या को इसी भाषण 4 द्वीप पर बसा रहा है। और आपको बता दें भाषण 4 द्वीप जो है ये मेघना नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, मेघना नदी के मुहाने पर स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कई बार मैंने आपको बताया कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच ये संचालित किया जा रहा है, जिसमें कोलकाता पोर्ट को सितवे पोर्ट से कनेक्टिविटी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको 2 पोर्ट और बताए बांग्लादेश के, चट्टग्राम और मोंगला, जहां पर भारतीयों को कस्टम फ्री सुविधा उपलब्ध है। तो चट्टगांव और मोंगला, इन 2 पोर्टों को भी आपको याद रखना है। चलें इसको बताएं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस मादक पदार्थ को खतरनाक ड्रग्स की लिस्ट से बाहर कर दिया है? खतरनाक ड्रग की जो लिस्ट थी उससे किसको बाहर किया है, ये आपको बताना है। अफीम, कैनबिस, चरस या गांजा? चलें बताएं इनमें से किसको बाहर किया है? और इसको बाहर इसलिए किया है क्योंकि इसका औषधीय प्रयोग भी किया जाता था, साथ ही साथ उस तरह से ये हानिकारक नहीं है जिस तरह से अन्य कई मादक द्रव्य हैं। तो इसमें कुछ छूट दी गई है और औषधीय प्रयोग के लिए लोग इसको अब उगा भी सकते हैं, ये छूट दी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है मादक, खतरनाक मादक पदार्थों से अब इसको हटा दिया गया। तो किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है कैनबिस की, और इसी को गांजा भी कहते हैं हिंदी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई विकल्प, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, हाल ही में किस देश के सांसद द्वारा संस्कृत में शपथ ली गई? इनमें से वो देश कौन सा है
जिसके सांसद द्वारा संस्कृत में शपथ ली गई, ये आपको बताना है। तो संस्कृत में किसके द्वारा शपथ ली गई है, किस देश के सांसद द्वारा संस्कृत में शपथ ली गई है, ये आपको बताना है। नेपाल, न्यूजीलैंड, अमेरिका या कनाडा, किस देश के सांसद द्वारा अंग्रेजी में शपथ ली गई है, ये आपको बताना है। नेपाल, न्यूजीलैंड, अमेरिका या कनाडा, बताएं। संस्कृत में किसके द्वारा शपथ ली गई है। और आपको यहाँ पे बता दूं मैं कि संस्कृत की जब बात आती है तो हमारा कहीं ना कहीं भारत का संबंध जुड़ता है, भारत का गौरव बढ़ता है। संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं भारत से जुड़ी हुई है, ओरिजिन भी भारत ही मानी जाती है। तो संस्कृत भाषा की जब बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में अपना शपथ लिया है न्यूजीलैंड के सांसद ने। विशेष रूप से इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब संस्कृत की बात आती है तो आपको एक प्रदेश आपको याद आना चाहिए, हरियाणा। हरियाणा ने क्या किया था पिछले दिनों, हरियाणा ने बताया कि जो संस्कृत के विद्वान होंगे उनको हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं उनमें टिकट नहीं लगेगा, निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसको बताएं, हाल ही में संसद में महिलाओं के बहुमत वाला प्रथम देश कौन बना है। संसद में महिलाओं की बहुमत वाला प्रथम देश कौन सा बना है, आपको बताना है। बताएं, संसद में महिलाओं की बहुमत वाला पहला देश कौन सा बना है, ये आपको बताना है। डेनमार्क, आइसलैंड, तुर्की या नॉर्वे। डेनमार्क, आइसलैंड, तुर्की या नॉर्वे, कौन सा देश है जहां पर महिलाओं ने संसद में बहुमत, आप कह सकते हो बहुमत की संख्या में आ गई हैं। और यूरोप का ये पहला देश है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इन 4 देशों की यदि हम बात करते हैं तो इनमें इसका जो नाम आता है वो है आइसलैंड। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चले इस प्रश्न को बताएं। एक बार इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन प्रश्न ऊपर से कुछ कट रहे थे इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चीज़ों को समझिएगा। और जो इससे पहले जो आपका प्रीवियस ईयर का सेशन है उसमें भी कुछ प्रश्न इस तरह से कटे हैं, लेकिन क्योंकि उन पे हमें नहीं परेशान होना है, मैंने बोला है वर्बली, तो उसको आप देख सकते हो। साथ ही साथ PDF आपको मिलती है, तो वहाँ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में किस फसल की खेती की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में किस फसल की खेती अभी हाल ही में की गई, आपको बताना है। तो आप बताएंगे कि किस फसल की खेती की गई। चले जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, सभी का जवाब आना चाहिए। चलें, सभी का जवाब आना चाहिए। चलें, देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISA की बात हो रही है। और आपको बता दें नासा अंतरिक्ष एजेंसी जो कि अमेरिका की है उसके द्वारा यह कदम उठाया गया और मिर्च की खेती की गई। किसकी खेती की गई, मिर्च की खेती की गई है नासा द्वारा। नासा की यदि हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको पता होगा इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। और नासा के अतिरिक्त यदि हम बात करें अमेरिका में तो ब्लू ओरिजिन और SpaceX 2 अन्य अंतरिक्ष कंपनियां हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब मिर्च की बात करते हैं तो आपको बता दें भारत की ये 4 मिर्च हैं जिनको GI टैग विभिन्न समयों में दिया गया है। इनको भी आपको रट जाना है। कौन कौन सी, हाथी मिर्च मणिपुर, एडयूर मिर्च केरल, डल्ले खुरसानी मिर्च सिक्किम और खोला मिर्च गोवा। ये 4 मिर्च आपको रट जाना है। इन सभी को GI टैग मिला है। प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाथी मिर्च कहाँ की है, मणिपुर की है, इसको हठी मिर्च भी बोलते हैं। एरूर मिर्च केरल की है, डल्ले खुरसानी सिक्किम की है और खोला मिर्च गोवा की है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और अगले प्रश्न की चर्चा देखते हैं। साथ आपको पता होगा कि नासा के अतिरिक्त भी जब हम बात करते हैं तो अमेरिका में नासा के अतिरिक्त भी 2 अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। वो दोनों कौन सी हैं वो आपको बताना है। तो चलें इस प्रश्न को बताएं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 6, इसका आपको जवाब देना है। चलें इसका जवाब दीजिएगा। चलें इसका जवाब दें। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला जा रहा है,
हाल ही में किस देश में गर्भपात गैर अपराध घोषित किया गया? किस देश में गर्भपात गैर अपराध घोषित किया गया, ये आपको बताना है। चले बताएं, किस देश में, जवाब दीजिएगा इसका, किस देश में गर्भपात गैर अपराध घोषित किया गया है? वह देश कौन सा है आपको बताना है। चलें, ये देश कौन सा है? मैक्सिको, कनाडा, थाईलैंड या फिलीपींस? इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा देश है यह आपको बताना है। इनमें से वह देश कौन सा है ये आपको बताना है। ये देश आपका है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको है, मैक्सिको ने इसकी अनुमति दे दी है। अब यहाँ पे यह अपराध नहीं होगा। यदि भारत की बात करें तो पिछले दिनों भारतीय संसद ने भी एक संशोधन किया था और उसने भी, भारतीय संसद द्वारा भी, जो अभी तक विभिन्न कारणों से, जैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मानसिक स्थिति हो सकती है, दुष्कर्म के मामले हो सकते हैं, इन सभी में गर्भपात की अनुमति दी थी। तो वो जो समय सीमा थी उसको बढ़ा दिया भारत सरकार ने भी। पहले 20 हफ्ते तक अनुमति होती थी, अब इस तरह की क्रिटिकल केसेस में ये 24 हफ्ते तक अनुमति हो गई है। मतलब आप कह सकते हो 6 माह तक की अनुमति हो गई है। तो भारत में भी अब गर्भपात के लिए 6 माह की अनुमति हो गई है भारत सरकार द्वारा, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। बोला जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु पावर प्लांट किस देश में बन रहा है? और रूपपुर परमाणु पावर प्लांट किस देश में बन रहा है ये आपको बताना है। चलिए बताएं, रूपपुर परमाणु पावर प्लांट किस देश में बन रहा है ये आपको बताना है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका, किस देश में ये बन रहा है, इसका जवाब आपको देना है। चलिए जवाब दीजिए, किस देश में बन रहा है यह आपको जवाब देना है। देखो, ये जो बन रहा है ये बन रहा है बांग्लादेश में। भारत सरकार की सहायता से बांग्लादेश में निर्मित किया जा रहा है। बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री यहाँ की हैं शेख हसीना, इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। और आपने पढ़ा था पिछले दिनों कि पिछले दिनों शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और इस अवसर पर बांग्लादेश ने मुजीब बरसों के रूप में मनाया था। ठीक है, इसके साथ साथ बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला 2 पोर्ट हैं जहां पर आपको कस्टम फ्री सुविधा उपलब्ध है भारतीयों को, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। पिछले दिनों सुएज नहर अवरोधित हुआ था, इसके लिए कौन सा जहाज जिम्मेदार था? सुएज नहर अवरोधित हुआ था, सबने देखा था, लंबे समय तक सुएज नहर अवरोधित था जिसके चलते विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं को चोट पहुंची थी। तो बोला जा रहा है कि ये जो सुएज नहर अवरोधित हुआ था इसके लिए जो जहाज था वो कौन सा था जो जिम्मेदार था? सुएज नहर के अवरोध के लिए कौन सा जहाज जिम्मेदार था आपको बताना है। और आपको इतना बता दूं कि ये जो जहाज था ये 400 मीटर लंबा था। कितना लंबा था? 400 मीटर ये लंबा था। 400 मीटर लंबा जहाज था, ये आपको पता होना चाहिए। तो बताएं, चले जवाब दीजिएगा। 400 मीटर लंबा ये जहाज था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या नाम था इसका, ये आपको बताना है। 23 मार्च 2021 की ये घटना थी और इसका नाम था एवर गिवेन। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है, एवर गिवेन ताइवान कंपनी की ये जहाज थे। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा सालेह क्षेत्र किस महादेश से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा सालेह क्षेत्र किस महादेश से संबंधित है, ये आपको बताना है। बताएं, सालेह क्षेत्र किस महादेश से संबंधित है? बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा सालेह क्षेत्र किस महादेश से संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए, सालेह क्षेत्र किस महाद्वीप से संबंधित है? देखो, सालेह क्षेत्र की बात करें तो लगभग 3860 किलोमीटर के क्षेत्र में ये विस्तारित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें
कि सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में ये क्षेत्र विस्तारित है। बहुत सारे देश इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसमें एक देश आता है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो नामक देश में हाल ही में 100 नागरिकों की हत्या एक आतंकी संगठन द्वारा कर दी गई थी, जिसके कारण से सालेह क्षेत्र चर्चा में है। और सालेह क्षेत्र क्योंकि भूखमरी की समस्या और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं इस क्षेत्र विशेष में, जिससे आतंकी संगठनों के पनपने का यहाँ पे आधार मिल रहा है। और उसी के चलते आतंकी संगठन चाहे अलकायदा हो चाहे इस्लामिक स्टेट हो, उनका जो है यहाँ पे प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि ये उत्तरी अफ्रीका से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं सहारा की तो अफ्रीका महादेश के उत्तर में सहारा स्थित है, इसलिए इसका जवाब सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा फरजाद बी गैस फील्ड किस देश से संबंधित है? बोला जा रहा फरजाद बी गैस फील्ड की बात हो रही है, तो बताएं फरजाद बी गैस फील्ड कहां से संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, फरजाद बी गैस फील्ड कहां से संदर्भित है? इसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी, और ऐसे भी हमें जानना जरूरी है। तो फरजाद बी गैस फील्ड कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है ईरान से। फरजाद बी गैस फील्ड जो है, यदि हम इसकी बात करें तो ONGC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वर्ष 2008 से इस प्रोजेक्ट को साइन किया था और इसको खोज किया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ONGC ने। लेकिन अब क्या कर दिया ईरान ने? क्योंकि भारत ईरान संबंधों में लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते जिस तरह से हमने ईरान को दरकिनार कर दिया है, उस बारे में भी ईरान जो है भारत के रुख से नाराज है, और जिसके चलते ईरान की जो नज़दीकियां हैं वो चीन से बढ़ती जा रही हैं। चीन से नज़दीकियां बढ़ने के कारण अभी भारत सरकार ने चाबहार पोर्ट के विस्तार में जो है वहाँ पर कुछ मदद देनी चाहिए थी, लेकिन उसको ईरान ने इनकार कर दिया। चाबहार को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए जो प्रोजेक्ट था, वहाँ से भी ईरान ने भारत को बाहर कर दिया। तो धीरे धीरे ईरान में चीन का प्रभुत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं समस्या आने वाले दिनों में भारत को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये ईरान में। इसको बताएं। पिछले दिनों G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? पिछले दिनों G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, आपको बताना है। बताएं, पिछले दिनों G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? पिछले दिनों G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, आपको बताना है। देखो, इन दिनों G7 सम्मेलन आयोजन हुआ, साथ ही साथ आप जानते होंगे कि G7 की बात हो रही है। तो G7 आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है आपको कि 47वां G7 था, और ये कार्विस बे कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो गया ए विकल्प। इसके साथ साथ आप जानते हैं G20 का आयोजन हुआ था इटली में। इसके साथ साथ नाटो का भी शिखर सम्मेलन था, उसका भी आयोजन हुआ था। कहाँ पे? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ था। तो उसको भी आपको याद रखना है। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण आयोजन हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको बताएं। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। हाल ही में चर्चा में रहे त्रिपक्षीय गठबंधन ऑक्स में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑकस नामक एक गठबंधन है, और इसमें स्पष्ट कर दिया कि एक त्रिपक्षीय गठबंधन है, मतलब 3 देश इसमें शामिल हैं। और जो 3 देश इसमें शामिल हैं, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। और विशेष रूप से ये जो गठबंधन है, ये एक देश को परमाणु सक्षम, परमाणु से चलने वाली परमाणु पनडुब्बी बनाने के लिए सहायता देने के लिए है, और इस सहायता के बदले उस पूरे क्षेत्र विशेष में वो अपनी सेनाओं को तैनात करेगा। और कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये आप कह सकते हो सैन्य गठबंधन है। यह भी यदि आप कहते हैं तो गलत नहीं होगा। तो जवाब दीजिए, ये क्या है? कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? इसमें देखो 3 देश, क्योंकि त्रिपक्षीय है तो 3 देश शामिल हैं। कौन कौन? USA, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन इसमें शामिल हैं। जहां पर USA और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों को बनाने के लिए जो तकनीक होगी, जो अन्य ज़रूरतें होंगी, वो मुहैया कराएंगी। कहीं ना कहीं यह एक सैन्य गठबंधन है, यह आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया डी विकल्प, क्योंकि जापान इसमें शामिल नहीं है। इसको बताएं।
और जापान की जब बात करते हैं तो अब भी आपको एक संगठन याद रखना है। कौन सा संगठन? आपको क्वाड याद रखना है। क्वाड क्यों याद रखना है? क्योंकि जब क्वाड की बात करते हो तो क्वाड, जैसे कि AUKUS आपने देखा कि यह एक सिर्फ सैन्य गठबंधन है, जबकि क्वाड की जब आप बात करते हो तो क्वाड का जो है बृहद परिप्रेक्ष्य है वो आप समझते होंगे, जानते होंगे। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 देश शामिल हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। और अभी हाल ही में क्वाड की पहली बैठक भी हुई थी और क्वाड की पहली बैठक अमेरिका में हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। चलें, प्रश्न दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आज कैमरा गलत सेट हो गया है जिसके चलते समस्या हो रही है, फिर भी देखिए। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अमेठी में असॉल्ट राइफल के निर्माण से संबंधित समझौता भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? भारत और किस देश के बीच यह समझौता संपन्न हुआ है, यह आपको बताना है। बताएं, भारत और किस देश के बीच यह समझौता संपन्न हुआ है? रूस, इजराइल, दक्षिण कोरिया, यूएसए। रूस, इजराइल, दक्षिण कोरिया, यूएसए, इनमें से कौन सा देश है, यह आपको बताना है। असॉल्ट राइफल की बात की जा रही है और आप जानते हो असॉल्ट राइफल की जब हम बात करते हैं, इसी को बोलते हैं AK-203। तो AK-203 राइफल्स को लेकर उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये बात हुई थी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये बनाया जा रहा है और यहाँ पे तकनीकी हस्तांतरण जो है वो रूस ने किया है, तो इसका सही उत्तर हो गया रूस। इसके साथ साथ हम इजराइल से भी हल्की मशीन गन के लिए भी समझौता किए हैं, तो इसको याद रखना है। असॉल्ट राइफल, जब बात करते हैं क्लाशनिकोव राइफल, असॉल्ट राइफल, तो सभी में रूस का नाम प्रमुखता से आता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? यदि आज कोई इस प्रश्न को गलत करता है, यदि किसी को जवाब नहीं भी पता है इनमें से, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता, तो भी इस प्रश्न का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने विकल्प इस तरीके से रखे हैं। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते होगे, आज आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आपने समग्रता से पढ़ा है चीजों को? अभी इसी प्रश्न से आपकी जानकारी हो जाएगी। बताएं। चले, इसका जवाब दीजिए। यहां पे क्या बोला जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जब प्रारंभ किया गया था भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों के चलते, तो उसके बाद आपको देखने को मिलता था कि इसका उद्देश्य था कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देशों के बारे को कवर करना। क्यों? क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच जो देश स्थित हैं, सबसे ज्यादा सूर्यातप उन्हीं देशों पर प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि कर्क और मकर से बाहर जो देश हैं वो बाहर हो जाएंगे। आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड की यदि हम बात करें तो ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। कहने का मतलब है कि ये देश तो बाहर हो गए, बचा कौन? यूएसए। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आपको पता होगा कि कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देशों के लिए संगठन है, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए, इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा UNSC प्रस्ताव 2615 क्या है? UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो प्रस्ताव है, इसको एक विशेष नाम दिया गया है 2615। ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये विशेष प्रस्ताव जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। अफगानिस्तान, सूडान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, इसका संबंध है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बुनियादी मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ये प्रयास था। और आपको बता दें, जब बात आती है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक यह भी था लालंदर डैम या सहतूत डैम प्रोजेक्ट भी था, जिसके माध्यम से काबुल नगर को जो पेयजल की सुविधा थी वो उपलब्ध कराने का प्रयास था। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश महारानी को राष्ट्राध्यक्ष पद से हटाकर गणतंत्र की घोषणा की है? और गणतंत्र की घोषणा करने वाला यदि हम बात करें तो ये जो देश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि यह देश जो है इसने घोषणा कर दी है, और इससे पहले वर्ष 1992 में मॉरिशस ने ऐसा
कार्य किया था। तो कहने का मतलब है ये देश कौन सा है जिसने अपने राष्ट्राध्यक्ष के पद से महारानी को हटा दिया है? तो ये देश आपका है बारबाडोस, ठीक है, वेस्ट इंडीज रीजन का देश है। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए, और ये 55वां गणतंत्र देश बना है जो राष्ट्रमंडल से अलग हुआ है। इसको बताएं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस देश को विकासशील देशों में अपग्रेड कर दिया है? इनमें से कौन सा देश है जिसको विकासशील देशों में अपग्रेड कर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो बताएं, इनमें से कौन सा देश है जो अब विकासशील देशों की श्रेणी में आ गया है? चलिए जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा देश है जो अब विकासशील देशों की श्रेणी में आ गया है? लाओस, बांग्लादेश, नेपाल और चीन। लाओस, बांग्लादेश, नेपाल और चीन, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। बांग्लादेश, नेपाल, लाओस या चीन। देखो आपको बता दें, ये जो देश है ये है लाओस, बांग्लादेश और नेपाल। ये तीनों देश इनमें शामिल हैं। चीन तो पहले से विकासशील देश है, ठीक है, और विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल करने का जो पैमाना होता है उसका है कि 1230 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। जब 1230 डॉलर हो जाती है तो उसको जो है विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है। तो इन देशों में अब जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1230 से ऊपर हो गई है। इसको बताएं। पिछले दिनों, छोड़िए इसको इग्नोर करिए, प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, स्पष्ट नहीं। इसको बताएं, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया है? इनमें से कौन सा देश है जिसने सार्वजनिक स्थानों पर नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया है, आपको बताना है। तो बताएं, नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, तुर्की, सऊदी अरब। चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। सभी को जवाब देना है, अनिवार्य है। चले, ये देश है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड ने लगाया है, इससे पहले फ्रांस ने भी लगाया था। तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस दो देश हैं जिन्होंने बुर्के या नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो आज के ये प्रश्न थे, आपने देख लिया। आज की चर्चा समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी विधिवत सुचारू रूप से संचालित करते रहें, और जैसा मैंने बोला है प्रतिदिन का टारगेट बनाना शुरू कर दीजिए। यदि आप लापरवाही कर रहे हैं, आप अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा सर कुछ नहीं कहना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।